हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष बेल्ट। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारी क्लास 11 के आरव बुक का छठा कहानी, जिसका नाम है रजनी। ये जो कहानी है ना, इसे नाटक की हेल्प से समझाया गया है। इसमें बहुत सारे अलग अलग किरदार है, कैरेक्टर्स है, एंड जहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे वो कहानी इंटरेस्टिंग तो बनी जाएगी, क्योंकि मैं अलग अलग कैरेक्टर की हेल्प से बहुत ही अच्छे से पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूंगा। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसका जो प्लॉट है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं, जिसे तुम लोग गलती से भी मिस नहीं कर सकते हो। साथ ही में इंस्टा पे फॉलो कर लेना, और चैनल पे नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर देना। तो यार अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। और सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है, उनसे तुम खुद मिलो। हेलो बच्चों, मैं रजनी हूँ, तुम्हारी इस पार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इस पार्ट में एक बहुत ही गलत चीज होती है, जिसके खिलाफ मैं नारेबाजी करती हूँ, आवाज उठाती हूँ। हेलो बच्चों, मैं रजनी का पति हूँ। हेलो बच्चों, मैं लीला हूँ, रजनी की पड़ोसी। हेलो, मैं अमित हूँ, तुम्हारी लीला आंटी का बेटा। मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। रजनी आंटी और मैं बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो मुझे बहुत ही ज्यादा मानती है। हेलो, मैं अमित के स्कूल का हेडमास्टर हूँ। नमस्ते बच्चों, मैं बोर्ड ऑफ एजुकेशन का डायरेक्टर हूँ। तो यार तुम लोग मुझे नहीं ना भूल गए, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर, वही जो तुम लोगों को इस कहानी को बीच बीच में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएगा। तो अब आगे हम लोगों का कहानी शुरू होता है, और सबसे पहला सीन शुरू होता है जहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली का फ्लैट दिखाया गया है, और जहाँ पे एक औरत जो है वो रसोई में काम कर रही होती है, और अचानक ही दरवाजे की घंटी बजती है, और फिर काम वाली जाकर दरवाजा खोलती है और रजनी घर के अंदर घुस जाती है। लीला बहन, कहाँ हो तुम? बाजार नहीं चलना क्या तुम्हें? चलना तो था, लेकिन इस वक्त अमित आ रहा होगा अपने रिजल्ट को लेके। आज उसका रिजल्ट था ना। अरे वाह, आज तो मजे ही मजे है, मैं मिठाई खा के ही जाऊंगी। अमित क्योंकि पढ़ने में बहुत तेज है, उसका क्लास में फर्स्ट नहीं तो सेकंड रैंक तो आया ही होगा। नॉर्मल मिठाई से आज मेरा काम नहीं चलने वाला है। आज मैं सूजी के हलवे वाली मिठाई नहीं खाऊंगी, मुझे अच्छी मिठाई चाहिए, मैं बता दे रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी ही मिठाई खिलाऊंगी। मैंने पहले से ही केसर रसमलाई मंगवा कर रखा है, वो अमित का भी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। मुझे केसर की खुशबू तो घर में ही आ गई थी। बाजार तो एक बहाना था तुम्हारे घर आने का, ताकि कहीं तुम लोग मुझे भूल ना जाओ और अकेले ही मिठाई ना खा जाओ। कैसी बात करती हो तुम? मैं तो एक पल के लिए भूल भी जाऊं, लेकिन जो हमारा अमित है वो तुम्हें भूल सकता है क्या? रसमलाई लेके सबसे पहले तुम्हारे ही फ्लैट की तरफ दौड़ता और हमें खाने भी नहीं देता, क्योंकि उसकी रजनी आंटी उसके लिए तो हीरो है ना। तो यार यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि जो रजनी है और अमित है वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। अमित बहुत मेहनती लड़का है, देखना तुम आगे जाके वो कोई बड़ा काम ही करेगा, बस तुम्हारा ही आशीर्वाद है। अब दरवाजे की घंटी बजती है और फिर अमित घर के अंदर आता है। अमित बहुत उदास था, उसके आंखों में आंसू था, लेकिन इस बात को कोई भी नोटिस नहीं करता है। कांग्रेट्स अमित, तुम्हारी आंटी तुम्हें बधाई देने के लिए पहले से ही आई हुई है। लो लो देखो क्या हुआ है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मुझे मैथ्स का ट्यूशन लगा दीजिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना। देखो वही हुआ जिसका डर था। मैथ्स में मेरे सबसे खराब नंबर आए हैं, जिससे मैं क्लास में बहुत पीछे रह गया हूँ। पर तुमने तो सारे सवालों का जवाब ठीक लिखा था, तुम्हारे पापा ने चेक भी किया था और तुम्हारे 95 मार्क्स आ रहे थे। पर मैथ्स में तो 72 मार्क्स ही मिले हैं, जो कि सबसे ज्यादा कम है। कम तो होंगे ही ना सर, मुझे बार बार बोलते थे ट्यूशन कर लो ट्यूशन कर लो, बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना अगर कम नंबर आएगा तो। अमित, तुम्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही थी तो हमने उसका ट्यूशन तुम्हें दे दिया ना। अब दो सब्जेक्ट की ट्यूशन तुम बोलोगे देने के लिए तो वो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फीस और ज्यादा बढ़ जाएगी। पूरा पेपर ठीक करने के बाद भी मार्क्स काट दिए इन लोगों ने, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। रो मत अमित, जो मैं पूछ रही हूँ बस उसका जवाब सही सही बताओ मुझे। क्या सच्ची में तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा गया था, तुम्हें याद है ना? और पापा के सामने पेपर को सॉल्व करने से पहले कहीं आंसर तुमने बुक से या फिर अपने दोस्तों से नहीं पूछा था ना? नहीं, वो सारे सवाल मुझे पहले से ही आते थे। तुम्हारे
मैथ्स के सर कौन है? मास्टर पाठक। उनसे ट्यूशन कितने लड़के लेते हैं मुझे बताओ तो? कुल मिलाकर 22 लड़के पढ़ते थे। हाफ ईयरली में अमित के 96 मार्क्स आए थे मैथ्स में, जो कि क्लास में सबसे ज्यादा था। इसके बावजूद वो ट्यूशन लेने बोलते थे तुम्हें। हाँ, कॉपी लौटाते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि हाफ ईयरली में तो तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन हाफ ईयरली तो इजी रहता है, ईयरली में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो अभी से मुझसे ट्यूशन लेना शुरू कर दो। 7 लड़कों ने तो मुझसे पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिया है। मम्मी पापा को मैंने सारी बातें बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, जिसकी वजह से मैं क्लास में 6th रैंक पे आया हूँ इस बार। फिर आंसू गिर रहा है। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी रजनी आंटी को रोने वाले बच्चे पसंद नहीं है? तुम्हारे मम्मी पापा ने ठीक ही किया, कमजोर बच्चे ही ट्यूशन लेते हैं और तुम कमजोर नहीं हो। आप नहीं जानते आंटी, अगर टीचर बार बार बोल रहे ट्यूशन लेने तो उनसे ट्यूशन लेना ही पड़ता है, नहीं तो मार्क्स वो कम देते हैं। पेपर अच्छा जाए फिर भी, हाँ कितना भी अच्छा कर लो, यानी कि अच्छा पेपर करने के बाद भी कम मार्क्स देते हैं क्योंकि ट्यूशन ना ली तुमने। तो यहाँ पे सर की गलती नहीं, उनकी बदमाशी है। जाओ और सर को लड़ो। लीला अब शिकंजी बनाकर लाती है अमित के लिए, जिसे अमित पीने से मना करता है। तो जो रजनी होती है वो बोलती है, चलो शांति से शिकंजी पियो तो देखो तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया है। कल 9 बजे अमित साहब तैयार रहना, स्कूल चलेंगे और हेडमास्टर से मिलेंगे हम लोग। कल से तो छुट्टी है और आप प्लीज वहां मत जाइए। अगर आप वहां जाएंगे तो सर मुझ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे, सो प्लीज वहां आप मत जाइए। हाँ रजनी, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, यानी कि स्कूल वाले जो भी ज्यादती करे वो सब सही होगा। बच्चे ने सही पेपर लिखा है तो उसकी मांग करना कोई गलत बात तो नहीं होगा। पता तो चले कि आखिर इसके नंबर कहाँ कटे हैं। बता तो दिया आंटी आपको, तो माँ बेटी बैठकर दिन भर रोते रहो बस। ऐसा बोलकर रजनी घर से बाहर चली जाती है। अब कहीं ये रजनी कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दे। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और रजनी जो है वो अमित के स्कूल चली जाती है वहाँ के हेडमास्टर से मिलने के लिए। बैठ जाइए यहाँ पे, कहिए आपकी कैसी सेवा मैं कर सकता हूँ? मैं क्लास 7th के अमित सक्सेना के ईयरली मैथ्स के पेपर को देखना चाहती हूँ। सॉरी मैडम, हम ईयरली एग्जाम के कॉपी नहीं दिखाते हैं। जानती हूँ मैं, लेकिन अमित का एग्जाम अच्छा जाने के बावजूद उसे केवल 72 मार्क्स ही मिले हैं। उसका पेपर देख के बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसकी गलती है या फिर एग्जामिनर की कोई गलती है पेपर चेक करने में। आप भी कमाल करती है मैडम, हर बच्चा तो घर जाके यही बहाना बनाता है। अगर हम सबको ईयरली एग्जाम के पेपर दिखाने लगे तो यहाँ दिन भर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी रहेगी। इसीलिए तो ये नियम को बनाया गया कि फाइनल्स का पेपर हम किसी को नहीं दिखाएंगे। आप अमित के मैथ्स के पहले के रिजल्ट चेक कर सकते हैं, वो हमेशा अच्छा मार्क्स ही लाता है। उसका पेपर देख के बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर उसके मार्क्स कहाँ कटे हैं। अब बहस करके बेकार ही अपना और मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं इस नियम को कतई ही नहीं तोड़ने वाला हूँ। नियम यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। What do you mean? I mean what I say। नियम का थोड़ा सा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें स्कूल में नहीं होती। कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी उसे ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है, ये कहाँ का नियम हुआ भाई? देखिए, ये टीचर और स्टूडेंट का बीच का मामला है, इसमें कोई भी स्कूल और कोई भी नियम बीच में नहीं आते हैं। कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके इस कुर्सी को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ करने वाले को ही बैठना चाहिए। इतना सब हो जाने के बाद भी आप दूसरों की गलती यानी कि अपने टीचर्स की गलती छुपा रहे हैं। Will you get out of my room? चपरासी, इन्हें बाहर तुरंत निकालो यहाँ से। मुझे बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं कुछ करके जरूर दिखाऊंगी। रजनी अब वहां से बहुत ही गुस्से से चली जाती है और यहाँ पे सीन चेंज होता है। अब नए सीन में शाम का टाइम दिखाया गया, रजनी का फ्लैट दिखाया गया जहाँ पे उसके हस्बैंड आते हैं शाम को काम करके। आज दिन में तुम कहीं बाहर थी क्या? तुम्हें कैसे मालूम चला? घर में आज मैंने फोन किया था क्योंकि मेरा एक फाइल वहां छूट गया था। मैंने सोचा चपरासी को भेजकर मैं वो फाइल मंगवा लूंगा, लेकिन घर में कोई रहेगा तब ना वो फाइल मिलेगी मुझे। तुम्हारे फाइल के लिए क्या मैं दिन भर घर में ही बैठी रहूंगी? ये क्या बात हुआ भला?
अच्छा बाबा सॉरी, कहाँ गई थी बता दो। मैं स्कूल गई थी। तुम वहाँ क्या करने गई थी आखिर? पहले चाय ले जाओ फिर बताती हूँ। अब रजनी अपने हस्बैंड को सारी बातें बता देती है। बोलती बंद कर दी मैंने हेडमास्टर साहब की। आगे उन्हें कुछ बोलने का नहीं बना तो वो फिर चिल्लाने लगे। मैं इस बात को ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगी। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि मास्टर धंधा करते हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तुम्हारा बेटा वहाँ थोड़ी जा रहा है। यानी कि मेरा बेटा अगर स्कूल जाता तभी मैं आवाज उठाती। इतने सारे बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है उसका क्या? इतनी सारी बातें जानने के बाद भी मैं आवाज नहीं उठाऊं? तुमने पूरी दुनिया का ठेका लेके रखा है क्या? देखो तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला रहे हो। गुस्सा मत दिलाओ। गलती करने वाला गुनहगार तो होता है, लेकिन उसे जो चुपचाप सहता है वो भी कम गुनहगार नहीं होता है। तुम जैसे लोगों के कारण ही ये देश चेंज नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं आ रहा है। इसलिए तुम अपना मुंह को बंद रखो और शांति से रहो। चढ़ा लिया खुद को सूली पे। अब हमारा सीन फिर से चेंज होता है। इस बार रजनी जो है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस के बाहर जाकर बैठ जाती है और अपना चांस आने का वेट करती है। कितने देर और बैठना होगा? अब चपरासी बोलता है कि मैं क्या जानूं कि सर तुम्हें कब बुलाएंगे। जब तुम्हारा चांस आएगा, घंटी बजाया जाएगा और तुम्हें अंदर से बुलाया जाएगा, तब मैं तुम्हें अंदर लेके चला जाऊंगा। वैसे भी सर जो है वो बहुत बिजी रहते हैं। ये तो लोगों से मिलने का समय है, पता नहीं ये कहाँ पे बिजी है। मिलने का समय खत्म होने ही वाला था, इसलिए रजनी जो है वो जैसी चपरासी की नजर हटती है वैसी ऑफिस में बिना पूछे घुस जाती है। चपरासी बोलता है कि अरे अभी तक घंटी कहाँ बजी है जो तुम अंदर घुस रहे हो? कैसी औरत है ये? आपको स्लिप भेजकर अंदर आना चाहिए था। स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी के जेब में है। क्या कहना है आपको? बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। इस वक्त मैं आपके पास कोई दूसरे काम से आई हूँ, कहिए क्या कहना है? देखिए मैं प्राइवेट स्कूल और बोर्ड के बीच के आपसी के रिलेशन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए आप। बोलिए आपको क्या जानना है? जिन प्राइवेट स्कूल को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो शायद बोर्ड उन्हें 90% ग्रांट देता है। जी हाँ, देता है। बोर्ड का तो ये काम है कि एजुकेशन के प्रसार और प्रचार के लिए जितना हो सके उतना सहयोग दे। इट्स आवर ड्यूटी मैडम। जब आप इतनी बड़ी एड देते हैं तो स्कूलों पे आपका कंट्रोल भी रहता होगा। हाँ रहता है। ट्यूशंस जो बच्चों को लूटने का धंधा कर रहे हैं उनके बारे में आपका क्या राय है? आपका बोर्ड इस पे क्या करता है? इसमें आखिर धंधे का क्या बात है? अब रजनी सारी कहानी डायरेक्टर को बता देती है और फिर डायरेक्टर कहता है वेरी सैड, हेडमास्टर को तो इन टीचर्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं कहती हूँ कि प्राइवेट ट्यूशन के नाम पे चल रहे इस घिनौने रैकेट को खत्म करने के लिए, इस पे एक्शन लेने के लिए आपके बोर्ड को और आपको कोई कदम उठाना चाहिए और इसके बीच आपको कोई दखल अंदाजी करनी चाहिए। लेकिन हमारे पास आज तक किसी भी पेरेंट का कोई भी कंप्लेन नहीं आया है। ऐसा आप शायद पहली हो और आखिरी हो जो इस तरह का कंप्लेन कर रही हो। कंप्लेन आएगा तभी आप कोई एक्शन लेंगे क्या? ठीक है, तो आपके पास शिकायतों का ढेर लगवा कर ही मैं मानूंगी। अब हमारा नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे रजनी और 3-4 स्त्रियां जो होती है वो संपादक के ऑफिस में संपादक के साथ बैठी होती है। आपने तो बकायदा इसे आंदोलन का ही रूप दे दिया। बहुत अच्छा किया, क्योंकि इसके बिना आजकल हमारे देश में कुछ भी नहीं बदलता है। आप भी ऐसा महसूस करते हैं ना? तो साथ दीजिए हमारा। आप ही सोचिए कि इसके विरुद्ध कोई नियम बनता है तो पेरेंट्स और स्टूडेंट का कितना ज्यादा फायदा होगा। बस मैं आपकी तकलीफ समझ गया हूँ। तो फिर दीजिए हमारा साथ और लगातार लिखिए और धुएंधार लिखिए। इसमें आप अखबार वालों को हमेशा अपने साथ ही पाएंगे। एक और काम कर दीजिए आप, 25 को हम लोग मीटिंग रख रहे हैं तो आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए ताकि इस आंदोलन पे ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले पाए और जुड़ पाए। कर देंगे, ये हुई ना कोई बात। अब हमारा सीन फिर से चेंज होता है और मीटिंग की जगह के बारे में दिखाया जाता है जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं और वहां पे विरोध और विद्रोह की भावना लोगों के बीच दिखाई देती है। सबसे आगे वाली सीट पे रजनी के हस्बैंड बैठे होते हैं और रजनी भी जमकर भाषणबाजी करती है और लोग भी उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह का टाइम होता है और रजनी के हस्बैंड फ्लैट में रूम में अखबार पढ़ रहे होते हैं और फिर वो अचानक से बहुत जोर से चिल्लाते हैं, अरे रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। तो हमारा प्रस्ताव मान ही लिया गया और नियम बन ही गया, किसी भी चीज के तरफ डट कर मुकाबला किया जाए तो वो जरूर सफल होता है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू रजनी। अब घर में लीला बहन, उसके पति और अमित आते हैं अखबार को पढ़कर। उस दिन जो तुम्हारी रसमलाई रह गई थी वो आज खा लो। अब कांति बाई जो कि लीला के हस्बैंड थे वो हंसते हुए बोलते हैं कि तुम हम सभी के हिस्से की रसमलाई खा जाओ, और यहाँ पे सब हंसने लगते हैं और हमारी कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है। यार तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। तुम लोग भी एफर्ट देख सकते हो कि आयुष भैया कितना एफर्ट लगा रहे हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आंसर चाहिए तो इन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ने कर रखा है, और इंस्टा पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।